गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम नमक आंदोलन के बारे में, नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज्य के क्या मायने थे। तो गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी और चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। अब जो भी किसान संपन्न थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, पूरा साथ दिया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर कर दिया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। वो अपना लगान जो उनके ऊपर थोपा गया था वो लगान कम कराना, बिल्कुल माफ़ कराना चाहते थे। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई। 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय उनकी मांग जो थी उनकी बात और उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों के पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे और महामंदी लंबी खींची, नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी क्या हो गया, मुश्किल। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया और जिनका नेतृत्व अक्सर कौन करते थे, समाजवादी या कम्युनिस्ट। अमीर किसानों और जमींदारों के नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने लगी और प्रायः हिचकिचाती भी थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। आगे क्या हुआ कि व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति और कैसी थी, क्या हुआ कि सविनय आंदोलन के बारे में क्या रूपरेखा बनाई गई। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी वस्तु अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक कांग्रेस 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योग क्या होने लगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया गया इसमें। और साथ में ही पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया और उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी। आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से क्या कर दिया उन्होंने, जो भी आयात होती थी वस्तु उसको खरीदने से बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि कारोबार औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं थी और व्यवसाय स्वराज को एक युग के रूप में देखा जाने लगा था। तो उद्योग को निर्बाध ढंग से फल फूल सके इसके लिए क्या किया, गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायी संगठनों का उत्साह और भी मंद पड़ गया। उग्र गतिविधियों का उन्हें डर था, इसलिए वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भी क्या हो गए थे, पूरी तरह से डर गए थे। अब जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा ही नहीं लिया था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे थे। कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा तो लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जोड़ लिया। अब देखा जाए तो 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई।
वहीं पर दूसरी जगह 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा भी लिया। फिर भी क्या हुआ? कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को क्या लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें फूट पड़ेंगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा भी लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय रहीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने आंदोलन में भी हिस्सा लिया। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमि का इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का क्या है, असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही कांग्रेस, और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब देखेंगे हम सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी। तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह कौन सा था? अछूतों का। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे, और साथ में कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, और उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया। मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया और अपना हृदय परिवर्तन कर अस्पृश्यता के पाप को यानी छुआछूत के पाप को छोड़े, ऐसा उनका नारा था। लेकिन बहुत सारे दलित ने अपने समुदाय की समस्याओं, जो दलित नेता थे उन्होंने क्या किया, अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे वो लोग। तो वे खुद को संगठित करने लगे, अपने खुद का संगठन बनाने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की जिम्मेदारी को और हिस्सेदारी को काफ़ी सीमित कर दिया। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती है, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है।